नाजरीन, प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत मुजीब में आप सबको खुशामदीद। आज के मेरे मेहमान एक पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज रेडियो और थिएटर से किया और उसके बाद जो है वो बेशुमार प्रोग्राम किए और कामयाबी की मंजिलें तय की। ही इज अ वीजे, होस्ट, एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। आपके, मेरे, हम सब के पसंदीदा। आइए मिलते हैं सलमान मानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। कैसे? ठीक ठाक। वैसे तो मानी नाम था, लेकिन जब से वो हेरा मानी हुआ है तो फिर सलमान नाम भी मशहूर हो गया मेरा। ये आप मुझे पहले ये बताएं कि आपका असल पूरा नाम क्या है? सलमान साकिब शेख है, क्या है? जी, सलमान साकिब शेख मेरा नाम है। साकिब शेख मेरे मरहूम वालिद का नाम था और उन्हीं का नाम था, लेकिन मेरा नाम चूंकि इतना लंबा सा था तो और घर में मुझे मानी कहते थे जी। तो फिर मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि जब वो नीचे क्रेडिट्स में नाम आते हैं, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, तो तुम अपना मानी, जो हमें भी तुम मानी कहते हैं तो मानी कह लो। फिर मैं मानी के नाम से मशहूर हुआ और अभी मुझे मानी के नाम से ही जानते हैं लोग। बचपन में थोड़ा सा जाएंगे, बचपन और यंगस्टर में आपके कैसे थे? शरारती थे, ज़हीन थे, कैसे थे? थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताएं। बचपन में शरारती था, स्पोर्ट्स खेलता था और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वही जो आपने भी खेला होगा मैंने भी वही खेला। और हर वक्त स्पोर्ट्स। अभी मेरे दोस्त शाम को मुझे मिला था फैसल, और वो मैं बात कर रहे थे कि अभी वाले बच्चे कितने लुल हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, वो बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं। और हम जो थे एक ही दिन में 5-5 गेम्स खेलते थे हम लोग। सुबह मुझे याद है हमारी हॉकी की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि मैं गुलशन कॉलेज का कैप्टन था तो मैं हॉकी की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर शाम को एक अलग प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद मैं 7 बजे जाता था तो कुछ खा पी के मैं फुटबॉल खेलने जाता था क्लब खेलने के लिए। उसके बाद मैं जो हूँ वापस आके बैडमिंटन खेलता था और फिर मुख्तलिफ दिनों में क्रिकेट भी होती थी, टेप बॉल क्रिकेट जो हम खेलते थे। और इसके अलावा पता नहीं कौन से गेम्स, पता नहीं आप नाम लेंगे तो वो गेम्स खेले होंगे। और मेरे अब्बा मरहूम कहते थे कि तुम्हें तो गुल्ली डंडा का मैच भी अगर चल रहा हो ना तो तुम वो भी देख रहे हो, इतने ही शौक से। तो इतने शौकीन। हॉकी आप खेलते हैं, कौन सी पोजीशन पे आप खेलते हैं? मैं लेफ्ट हाफ। पहले मैंने लेफ्ट आउट स्टार्ट किया था, कुछ शहबाज को आइडियल मैंने बनाया था। शहबाज से बड़ा मुझे लगता है अभी तक कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। अभी तक उससे पहले ना था ना कोई बाद में था। एस्ट्रोटर्फ में वही था, शहबाज ही था। पता नहीं, पहले बड़े बड़े नाम आते हैं लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो लेवल होगा शहबाज वाला। शहबाज के टाइम पे हॉकी चेंज हो गई थी बहुत ज्यादा। शहबाज हमारा आइडियल था। शहबाज की वजह से हमें गूज बम्प होते थे, शहबाज को देख के हम स्टेडियम में जाते थे, शहबाज को देख के हमें हॉकी प्लेयर बनने की ख्वाहिश बनी। लेकिन फिर इतनी अच्छी नहीं खेलता हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे भी समझ आ गई थी। तो या फिर मेरा वो लेवल नहीं था या फिर मेरी वो जुस्तजू नहीं थी, तो फिर मैंने क्विट किया और फिर मैं और कामों में लग गया जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सर कितने बहन भाई हैं आप? सर हम 4 भाई हैं और एक बहन है। एक भाई की मेरी डेथ हो गई थी 2 साल पहले और अब हम रह गए हैं 3 भाई और एक बहन। आपका कौन सा नंबर है? मैं भाइयों में बड़ा हूँ, मुझसे बड़ी बहन है। अच्छा, वैसे तो आपके माशाल्लाह वालिद साहब और सिस्टर भी जो है वो शोबिज़ से वाबस्ता थे। आपने कब डिसाइड किया और कैसे हुआ ये सब कि आपने भी एक्टिंग करनी है, जबकि आप स्पोर्ट्स ये कुछ नहीं कर रहे थे? जब एक पॉइंट आता है आपकी एज में, जब आप 15-16 साल के होते हो और अगर आप मिडिल लोअर क्लास फैमिली से हो तो आप पे प्रेशर होता है कि बड़ा भाई है, कुछ कमाएगा, कुछ घर में कंट्रीब्यूट करेगा, ये तो एक प्रेशर। तो उस जमाने में मुझे जो है ये टेंशन मुझे भी शुरू हुई। मैंने बताया नहीं किसी को आज तक, ये पहली दफा बता रहा हूँ। मुझे भी लगा कि यार मैं खाली, मेरा टाइम सारा वक्त लड़कों के साथ गुजरता था, बाहर बैठ के बातें करते रहना या खेलना। खैर वो स्केप करते 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 मैंने ये काम शुरू किया। स्केप करता था मैं हर चीज से ना, घर से स्केप कर लिया, घर से भाग गया, क्योंकि गिल्ट था ना कि यार मुझे कुछ करना है। मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में, मैं पढ़ाई में अच्छा था ना, शायद मैं खेलने में उतना अच्छा होऊंगा। तो मुझे पता था अपनी लिमिटेशंस का। तो ये चीज ऐसी थी कि स्कूल में मैं करता था कि लोगों का मजाक उड़ाना, टीचर्स का मजाक उड़ाना, बच्चों का मजाक उड़ाना, आवाजें बनाना, ये मुझे आती थी। इसी चीज को इसलिए परसू कर लिया क्योंकि मेरे अब्बा ये काम करते थे, तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि ये भी काम है, इसके अंदर भी पैसे मिलते हैं, इसके अंदर पॉपुलैरिटी होती है। उस जमाने में बहुत कम पैसे मिलते थे। तो वो हुआ है कि मुझे भी शौक हुआ लिखने का। ऐसी मैंने कोई टीवी पे चलते हुए चीज देखी तो मैंने कहा मुझे ये करना है, मैंने वो शुरू किया। फिर मैंने अपनी बहन को थिएटर करते देखा तो मैंने कहा मुझे ये करना है। फिर हम थिएटर में बैठे बैठे 2-3 साल फारिग हो गए तो हमने कहा यार ये मैं फिर फारिग हो रहा हूँ, यहाँ से भी जाऊंगा तो मुझे कुछ और करना है। तो मैंने किसी को असिस्ट कर लिया। फिर मैंने कुछ राइटिंग शुरू कर दी टेलीविजन पे, बुरी राइटिंग। और फिर मैंने वही चीजें जो लिखी थी, वही चीजें मैंने जब खुद की पहली दफा 2001 में, फिर वो क्लिक होती गई। बाय लक थी, पहली दफा मैं टेलीविजन पे आया सबसेटे में
पहली दफा ही आया था 2001 में, और पहली दफा ही क्लिक कर गया। फर्स्ट ड्रामे से बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी, मैं भी एक आध जगह पे था अभी, वहाँ शोबिस के बहुत सारे लोग थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का ही एहसान कर सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं कि बेशुमार बड़े नामों में एक नाम मानी को भी लोग रिकग्नाइज करते हैं और पहचानते हैं और जानते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है आजकल, सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बना पाते। मरिया, ये बताएं कि हम आपकी शादी की तरफ आते हैं। शादी की जो है ना आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हमारे जो कनाडा के जो लोग हैं ना या अमेरिका के, वो सुनना चाहेंगे, वो ब्रीफली जो है ना आप बताएं। और अगर मैं ये कहूंगा कि भाई शादी से पहले वो प्ले बॉय वाला सीन तो नहीं था आपका, लगता तो वही है कि 500 लोगों से बात होती थी, वो थोड़ी सी बताएं स्टोरी शादी की, बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। वैसे कनाडा में तो हर बंदा जो है, आधे लोग तो वो पहुंचे हुए हैं जिनकी खालाएं फुफ्फियों की बेटियां थी जो शादी करके पहुंचे हुए। अच्छा। अमेरिका में भी ऐसे लोग पहुंचे हुए। हमारी कोई खाला फुफ्फी जो रहती थी वो बाद में गई। अच्छा। तो वो बाद में गई, तो इसलिए हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं, वरना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं बड़े खानदान के लोगों को देखता हूँ। एक आया था रिश्ता बहुत पहले, हमारी अम्मी ने, कोई दूर की हमारी रिश्तेदार थी अम्मी की जी। वो शायद अमेरिकन थी, अपनी कैनेडियन थी, फ्रांस में रहती, कहीं इधर ही रहते हैं तीनों इलाकों में। तो मैंने बोला भाई क्या बात कर रही है, मुझे तो ये अजीब सा लग रहा है, मुझे तो ये सोच के भी अजीब सा लग रहा है कि कोई लड़की आ रही है, मैं उससे शादी करूंगा ऐसे। हमने तो सही जिंदगी अब नॉर्मल काम किए हैं, अगेंस्ट द विंड जाके काम किए, तो ये काम भी अगेंस्ट द विंड होगा। तो यही हुआ। हमने क्या नाम है, हम हैं, हमारी जेब में बहुत सारे बम है भाई, और हमने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो जो बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये वाला कारनामा बताना जरूरी है। तो बिलाखिर एक पॉइंट पे एक लड़की मिली मुझे, मरियम खान के नाम से, और उसने कहा मैं मरियम खान हूँ। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसकी आवाज, उसकी बातें बड़ी मजे की लगी। खुद ही आया था फोन? खुद ही आया था फोन, और मैंने उसका कॉल बैक की तो उसका फोन नहीं पाया। आपका नंबर उस जमाने में अखबार में तो नहीं छपता था? मेरा नंबर ऑर्किड होता था उस टाइम पे, फेसबुक से थोड़ा सा पहले। अच्छा। तो ऑर्किड पे अवामी एक नंबर वो था जो अवामी नंबर था मेरा, एक नंबर वो था जो मेरा अपना पर्सनल नंबर था जो काम के लिए था। तो वो नंबर मैं कभी कभी खोलता था, जैसे रेडियो शो के बाद, रेडियो शो टेलीविजन शोज तो हमारे हिट थे क्योंकि टीवी पे मैं आता था, और मैं अगेंस्ट द विंड चलता था, मैं कुछ बहुत अनयूजुअल बात करता था, कुछ पॉलिटिकल सटायर करता था, लोगों की टेक करता था, जो आजकल यहाँ पे लोग इंटरनेट पे कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा रेडियो शो बड़ा हिट हो गया था कराची में, और कराची आइट्स का शो था, तो कम से कम हर कराची वाला वो रात को शो जरूर देखता था, चाहे वो हमारी राइवल पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई एक आम लड़की या लड़का हो, चाहे वो बर्गर हो या वो मेरी तरह नाज़ाबाद या गुलशन का हो। ठीक, तो इस तरह वो हिरा को मैं पसंद आया। हिरा वैसे मेरी फैन डे वन की, वो हमेशा बोलती है। सब सेटे जब आया था 2001 में फोन आया उसका, और मैं उस वक्त हमारे दो साथी अदाकार थे मेरे साथ, मुझे याद है टीपू और रेहान शेख बैठे थे, इनको याद भी नहीं होगा दोनों जी। और मैंने कहा यार कितनी मजे की बातें करती है लड़की, अभी भी फोन आया सबसे पहले। तो रेहान की, और सर्दियां थी, मुझे याद है यही मौसम था, हम लोग पठान के ढाबे पे बैठते थे यहाँ पे 26 स्ट्रीट पे। रेहान के पास कोई गाड़ी थी, रेहान शेख एक बड़े अच्छे हमारे एक्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जी। तो रेहान ने बोला कि हाँ यार आवाज तो सिंग आवाज है। तो फिर मैंने लड़की को बोला, उसको मरियम खान जिसका नाम था, मैंने बोला भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है ना, तो शक्ल अच्छी नहीं होगी, मेरा एक्सपीरियंस है। उसने कहा शक्ल भी अच्छी है। अच्छा। मैंने कहा नामुमकिन बात है। उसने गाना सुनाया, मैंने कहा तुम्हारी आवाज गाने में भी अच्छी है। मैंने कंफर्म शक्ल जो है तुम मोटी हो, तुम बहुत मोटी होगी, बता रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, तुम बहुत मोटी हो। राइट। तो उसने बोला कि नहीं मोटी भी नहीं हो। मैंने कहा नहीं, अब तो तुम मुकम्मल झूठ हो। खैर उसका फोन बंद होता था, उसकी सिम ऑफ होती थी, जब सिम ऑफ होती थी तो मैं बेचैन हो जाता था। ये गेम बहुत अच्छा था हिरा का। और फिर ऐसा ऐसा मैंने उससे बात करनी शुरू की, और फिर वन फाइन डे जो है हम एक जगह पे मिले। जब मैं मिला तो दो लड़कियां आई उस वक्त मिलने के लिए। होता है ना, आप आते हैं तो आपका दोस्त भी कोई आता है, मेरा भी कोई दोस्त है जी। तो दूसरी लड़की मुझे लगा कि वो, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम मोटी हो, तो मुझे लगा वो है हिरा। अच्छा। तो लेकिन फिर मुझे एकदम से शक पड़ा कि दूसरी लड़की बहुत प्यारी सी थी और चुप थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। और जो वो लड़की थी दूसरी वाली, उसकी आवाज थोड़ी मुझे इतनी जानी पहचानी लग नहीं रही थी। दूसरी लड़की चुप थी जो हिरा थी जी। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने आप तो बोले, तो वो बोल नहीं रही थी, कहती करके चुप। तो मुझे शक हो गया बेसिकली। तो शक के बाद जो है यकीन हो गया कि यही लड़की है दूसरी वाली। और फिर मुझे ये हुआ, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की है। फिर मेरी हिरा से मुलाकातें हुई, फिर हम मिले, फिर मैं रिश्ता लेके गया के घर पे, और फिर बिलाखिर मेरी शादी भी बगैर किसी मुखालफत की, क्योंकि मेरे घर वाले उनके घर वालों ने
एक दूसरे से मिले और फिर बाकायदा नॉर्मल एक शादी हुई। आपके ससुराल वालों को पता था 500 फोन आने के बावजूद उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया? वो बातें बाद में पता चली उनको। अच्छा। आपकी कौन सी ऐसी चीज जो है वो उनको, आपकी बेगम को पसंद आई, जो वो कहती नहीं यही बंदा इसी से करनी चाहिए? कभी पूछा आपने? असल में चक्कर ये, मैं सच बोलता हूँ अपने बारे में, क्योंकि देखिए सच वो नहीं होता जो आप किसी के बारे में बोल दें, वो तो वो भी मैं बोल देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से जी। लेकिन मेरा ये है कि मैं सबसे पहले मैं अपना भंड बताता हूँ लाइफ में कि मैं कौन, मैं कितना लल्लू हूँ, मैं कितना लूजर हूँ, मैं कौन हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग बड़ा धड़ल्ले से सामने वाले को उड़ा देते हैं और सच बोलते हैं कि आपके बारे में, अबे पहले अपने बारे में तो बताओ। तो मेरा फलसफा ये था शुरू से, यही चीज मेरी उसको शोज में पसंद आती थी, यही चीज जो मेरे फैंस हैं उनको भी पसंद आई थी बेशुमार। सही। ये बताएं कि आप दोनों में रोमांटिक कौन ज्यादा है? मेरी बेगम जो है ना वो बहुत फिल्मी है। अच्छा। और उनको लगता है कि एक श्रीदेवी का जो गाना था ना, वो जो किसी ऊटी में जो शूट हुआ था, वो ही दुनिया है असल में। अच्छा। और वो ज्यादा रोमांटिक है, मैं भी हूँ। लेकिन ये है कि हेरा जो है ना बहुत इस तरह की है कि मेरी तारीफ करो, मेरे कपड़ों की तारीफ करो, ये जो टिपिकल एक बीवियां होती हैं वैसी है। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हेरा जो थी वो अपना जो भी बैकग्राउंड है, जो भी घर है, जो भी इलाका है, उसको ओन कर। हमारे यहाँ आर्टिस्टों का मसला ये है कि जैसे ही वो मशहूर होते हैं तो उनका एक माजी होता है, वो उसको एक वाइट चौक से मजीद वाइट कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं या ब्लैक मार्कर से उसको इरेज कर देते हैं। और यही चीज तो दुनिया भर में जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो बड़े सुपरस्टार्स बनते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, और यही चीज हम पे लैक करती है। तो हेरा में ये चीज थी, बगैर स्टार बने, वो तो टेलीविजन क्या, उसका खानदान क्या, अच्छे दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था इस काम से। तो हेरा भी अपने चौकीदार से भी मिलवा रही थी, अपनी वो सिलाई वाली आंटी से भी मिलवा रही थी, अपनी नात पढ़ने वाली आंटी से भी मिलवा रही थी मुझे। तो मैंने कहा ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी लड़की है, और कॉन्फिडेंस का लेवल शदीद था। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था ना, उनके घर में फैमिली में कोई मसला है इस तरह का कि वो लोगों को डिस्कस करते हैं गलत वे में। मुझे ये सबसे अच्छी बात भी लगी फैमिली की, ये हैदरी में रहने वाले नॉर्मल तरीन लोग हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तो सब एक दूसरे को डिस्कस करते हैं ना कि वो ऐसा वैसा क्यों, ऐसे कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए। इनके घर में सब नॉर्मल थे, इनके घर में सब चलते। तो मुझे ये पसंद आई बात। सर आप दोनों मियाँ बीवी जो हैं, दोनों एक्टर हैं, दोनों जो है ना वो इसी फील्ड से मुंसलिक हैं, तो कैसे, मतलब घर में भी एक्टिंग चलती है या नॉर्मल हो जाते हैं, या किस तरह से होता है? यार हमारा ये सिंपल सा फार्मूला है, हमने एक्टिंग को सर में नहीं चढ़ाया हुआ। हमें पता है कैमरा कट हुआ और हम नॉर्मल हो गए। अच्छा, आपकी वाइफ का जो प्रोग्राम है मेरे पास तुम हो, अब चला बड़ा हिट हुआ, तो उसके सिलसिले में एक सवाल आपसे करूंगा मैं। हाँ, वो नहीं है खैर, अब तो वरना हमारी कोशिश थी कि वो भी होती है आपके साथ, कि महविश को इतना ज्यादा यकीन और कॉन्फिडेंस क्यों था कि दानिश वापस आएगा? तो मैं आपको 3 चॉइस देता हूं। क्या महविश ने उबर भेजी थी, या दानिश ने जो है ना वो महविश का कर्जा लिया हुआ था, या महविश के पास कोई कतरी खत था कि दानिश जरूर आएगा? कतरी खत ही लग रहा है बेसिकली क्योंकि वो कतरी खत ही था जो आ नहीं रहा बेसिकली। कतरी खत जो है वो कतरी खत से तो अब बात आगे चली गई। तो ये अच्छा मजे की बात है, मैंने ड्रामा देखा नहीं पूरा, ये ड्रामा मैंने पूरा नहीं देखा। ये ड्रामा मैंने ऐसी चंक्स में देखा कि हीरा मुझे अपना सीन दिखाती है, देखो मानी मेरा एक सीन है। मुझे रात को जब हम लोग बच्चे सो जाते हैं तो फिर मुझे कहती है ये देखो मेरा ये ड्रामे का सीन। कश्फ उसका बड़ा हिट ड्रामा हुआ, 2 बोल बड़ा हिट हुआ। मैंने ये ड्रामे पूरे नहीं देखे अभी तक, ये ड्रामे हैं क्या, इसके अंदर कहानी क्या है, दिल मूंग का दिया है। इसके मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि बार बार दिखाती है मुझे, ये देखो तुम देखो और तुम देखो ये सीन देखो, ये देखो मैंने सीन इस तरह किया। ये टिपिकल हेरा एक वाइफ है जो कि रोक रोक के दिखाती है मुझे, देखो ये मैंने इस तरह मुड़ी थी और मैंने यूं आंखों की इशारे से यूं किया। मैंने कहा तुझे इतना कैसे आ गया, तुझे इतना कैसे समझ में आ रहा है? ये कहती है मैंने ये यूं मेरे दिमाग में आया कि मैंने यूं करना है। तो ये दिखाती है हेरा की एक आदत है, मुझे कोई भी ड्रामा उसका हो, चाहे वो अच्छा जा रहा हो या बुरा जा रहा हो, वो दिखाती जरूर है कि ये मसला है इसके अंदर, ये नहीं है। तो पूरा ड्रामा में देख नहीं पाता, हेरा के पोर्शन मुझे याद रहते हैं। सर ये बताएं कि आपकी सियासी वाबस्तगी जो है वो पीटीआई के साथ भी रही, और फिर उसके बाद आप जो है वो दूसरी जमात के साथ भी रहे, तो आजकल किसके साथ हैं आप? पीटीआई से एक बड़ा अफेयर था मेरा। हम लोग इमरान खान को पता नहीं कब से एंडोर्स करते आ रहे हैं। 2001 में जब सबसेटे बना 2001 में, तो हमें पहली दफा मौका मिला कि इमरान खान को की एंडोर्समेंट की जाए।
उस जमाने में इमरान खान की पार्टी को खुद इमरान खान के घर वाले वोट भी नहीं देते हो। तो वो मुझे याद है 2002 का इलेक्शन था, तो मुशर्रफ साहब ने उनको एक गिफ्ट कर दी थी सीट मियां वाली की, वरना उनकी सब जगहों से जमानतें जब्त हुई थी उस इलेक्शन, मुझे याद है। तो वो हमने सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके किया। मैं तो एक्स्ट्रा करता था, असफर भी करता था, लेकिन असफर का थोड़ा ये है कि थोड़ा जरा हिचकिचाता है ये चीजों में करते हुए। मैं तो बड़ा ऑल आउट जाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया 2002 में, इलेक्शन हुआ मेरे गुलशन के इलाके में, जो जहाँ मेरा वोट है NA-253 जो अब है, 48 था, वहां हमने वोट दिया। इमरान खान की शायद जमानत जब्त होगी वहां पे, एमक्यूएम जीती होगी जाहिर सी बात। और वही गुलशन था जहाँ पे ये सिलेक्शन में मैंने इत्तेफाक से मैं पीएसपी को सपोर्ट करता था, लेकिन बड़ी सीट पे इमरान खान था। तो मुझे पहली दफा इमरान खान का पूरा नाम पता लगा, इमरान अहमद खान नियाजी नाम है उनका, मुझे तो पता भी नहीं था। तो जब मैं वोट दे रहा था ना, तो पीएसपी को मैंने छोटा वोट दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां मुकाबला था एमक्यूएम का और पीटीआई का उस सीट पे, और पीएसपी बिल्कुल एक नई जमात बनी थी, 1 साल भी नहीं हुआ था। तो छोटा वोट मैंने पीएसपी को दिया, बड़ा वोट मैंने इमरान अहमद खान नियाजी को दिया। और सियासी वाबस्तगी रही शोज में, इधर उधर। एक शो में मुझे याद है इलेक्शन था 2007 का इलेक्शन था ना जी। 2002 के बाद एक जो अगला इलेक्शन हुआ था, जो बेनजीर की शहादत आज ही का दिन था ना, उसके अगले जो इलेक्शन हुए थे 2008 का हुआ था, हाँ 8 का। तो उसमें मुझे याद है कामरान खान शो में हमें लिया था अस्कर और मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप ने किसको वोट दिया, तो मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा शायद मैंने वोट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आप किसको वोट देते, मैंने कहा अगर पीटीआई खड़ी होती तो उसको देते। पीटीआई खड़ी नहीं, पीटीआई ने मुझे याद है विड्रॉ कर लिया था जी। तो उस जमाने में पीटीआई का कोई लेने देने था ही नहीं, उनके पास इतने लोग भी नहीं थे कि वो कैंडिडेट खड़े कर सकें। तो खान साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो विड्रॉ कर दिया था। तो यानी 2007 तक भी पीटीआई नहीं थी, मतलब थी कागजों पे थी। और तो उन्होंने कहा अभी एमक्यूएम को वोट नहीं दिया आपने कराची। मैंने यानी अगर मुस्तफा कमाल खड़े होते तो उनको देता। अब ये देखें, दूरंदेशी कह लें या ऐसी तुक्का कह लें कि मैंने कहा अगर मुस्तफा कमाल होते तो उनको देता अकेले खड़े हुए, और फिर वो देखिए मुस्तफा कमाल अलग हो गए और सब चीजें हो गई। तो पीटीआई के साथ एक अच्छा साथ रहा मेरा, मैंने काफी ऑल आउट किया। 2011 में जब पहली दफा इंटरनेट पे वीडियोस बननी शुरू हुई एंटी अल्ताफ एंटी एमक्यूएम, तो वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की कराची में किसी की हिम्मत नहीं होती थी, इनके लड़के मुझे घूमते रहते थे, मैं भी बड़ा सियाना था, निकल गया था। मैं गुलशन से शिफ्ट हो गया था डिफेंस उस जमाने में, तो मैंने इसका फायदा उठाया डिफेंस आने का। अभी आप स्टिल पीएसपी के साथ हैं? मैं हाँ, उनको सपोर्ट तो मेरी पूरी है। जिस तरह हम इमरान खान को लेके आ गए थे और आई गया वो, इस तरह हम मुस्तफा कमाल को भी लेके आ जाएंगे। प्रोडक्ट अच्छा है। तो पीएसपी ने एक सीट भी नहीं ली, इसकी क्या वजह थी? वो भी हाथ मिला लेते तो 4-6 तो मिल ही जाती। अच्छा, आपके लिहाज से सबसे करप्ट 2 सियासतदान कौन है? यार पीपल्स पार्टी सबसे करप्ट सियासी पार्टी है पाकिस्तान की। सबसे बड़ा नून लीग खाती है लेकिन लगाती भी है। अगर आप पंजाब जाएं तो ये बड़ा फर्क है, और पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि किन्ने धक्का किन्ने देता है। पीटीआई का ये हो रहा है कि किसने धक्का दिया था, मुझे धक्का किसने दिया भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी खान साहब ने परसों तरसों कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी और हमें बेहतर, मतलब तो यही बात हम भी कह रहे थे उस पर। इलेक्शन से पहले जो हमारी लड़की थी वो यही थी, जो लोग आ रहे थे इनकी जो इनके एमएनएज एमपीएस बने, मैं तो कराची की हद तक बात कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं बाहर का। तो मुझे समझ आ गई थी कि वो कौन से लल्लू बंजू लोग हैं जो ये लेके आ रहे हैं। बिलीव मी नॉट, एक बंदा नजर नहीं आता। वो बदमाश जमाती एमक्यूएम वाले, लेकिन कहीं बैठे होते थे, कहीं कोने पे कोई एक ऑफिस होता था उन लोगों का। इनको तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, आप कहीं ढूंढ ले जाके। और कराची का हाल इस वक्त, चांद पे अगर आप जाएंगे ना, इतने खड्डे नहीं होंगे जितने कराची में खड्डे हैं इस बारिश के बाद। 6 महीने पहले जो बारिश हुई। खड्डे तो नहीं है सर, पूरी खड्डे ही है और कुछ है नहीं। कराची एक खड्डा है, कराची एक खड्डा है। कोई ऐसा सच जो आज तक आपने छुपाया हो और नहीं बताया किसी को? ऐसा सच कभी भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। बेगम पकड़ लेती 2 मिनट में। मैं इवन सोच भी रहा हूँ ना किसी के बारे में, मेरी बेगम न्यू पकड़ लेती है 2 मिनट में कि ये तुम उसके बारे में सोच रहे थे ना। अच्छा, अगर मैंने कोई गलत काम सोचा भी हो कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि करूंगा, मेरी शक्ल पे आ जाता है 2 मिनट में। तो हेरा मुझे 2 मिनट में पकड़ लेती है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे, क्या सोच रहे थे। तो ये एक ऐसी सच है जो मैंने आज आपके शो में बताया है। मैं इससे पहले मैंने कभी मैं बहुत बुरा झूठा हूँ शदीद। हेरा 2 मिनट में पकड़ लेती है कि तुमने क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोचा तुमने। सही बहुत तेज है। टोरंटो कनाडा आने का कोई प्रोग्राम है?
यार वो लास्ट अवार्ड हुए थे, मैं तो उस टाइम पे रशिया गया हुआ था, तो अच्छा। हेरा वहाँ आई थी, लेकिन बेचारी वो भी 3 दिन में चली गई थी। वो मेरे बगैर ट्रैवल नहीं करती, अभी तो वो गई हुई है जी अमेरिका, जी। लेकिन वो मेरे बगैर ट्रैवल नहीं करती बिल्कुल भी, और वो घबरा जाती है। तो उस टाइम पे तो वो बिल्कुल होटल से नहीं निकली। मैंने भाई नियाग्रा फॉल तो देख लेती जाके, तो सही। अगर आप लोग होते तो मैं बता देता, लेकिन अब तो अभी मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेरी खाला भी रहती है वहाँ पे, एक जी। मेरी खाला रहती है, मेरी कजन रहती है, मेरे कुछ दोस्त मोस्ट रहते हैं। वेलकम, एनी टाइम आप जब भी आए बताइएगा, मोस्ट वेलकम। सर ये बताएं, नए प्रोजेक्ट आपके कोई आ रहे हैं अब? जी, मेरा एक रमजान प्ले आएगा, उससे पहले मेरा एक हम टीवी का एक ड्रामा आ रहा है, जो कि नाम मुझे दोनों के नहीं पता, एक्टिंग कर रहा हूँ गाना जाके। अच्छा। दोनों प्लेज अभी आगे पीछे आने वाले हैं, और फिर मेरी 4 फिल्में आएंगी। जो मेन चीज है, मेरी 4 फिल्में थी, जिसकी वजह से मैंने 1 साल काम नहीं किया, और इसलिए नहीं किया, मैंने कहा मैं बार बार नजर आऊंगा तो ज्यादा बेहतर है मैं फिल्म में नजर आऊं, तो लोग। कमर्शियल फिल्म है या टेली फिल्म है वो सारी? कॉमेडी कॉमिक फिल्म है, ये क्या नाम है, सिनेमा फिल्म है। अच्छा, गुड, सही। एशियन मेड इन चाइना आ रही है मेरी, एक अच्छा। मेरी आ रही है मनी बैक गारंटी, बेबीलिशियस आ रही है मेरी, और मेरी एक फिल्म आ रही है लफंगे, और एक फिल्म और करने जा रहा था कि वो सब रुक गया, तो दुआ करेंगे खत्म हो जाए। आपके यहाँ कितना कोरोना है वैसे? सर हमारे यहाँ जो है वो कल से पूरा लॉकडाउन हो गया है प्रॉब्लम। तो यानी कि दुनिया तबाह होने की तरफ जा रही है। 28 डेज। तो सर ये आप बताएं कैसे खत्म होगा ये तो चल रहा सिलसिला, और ये जो वैक्सीन आ रही है इसमें तो बड़ी वो कॉन्स्पिरेसीज आ रही है, रोबोट है और ये आप हर चीज ट्रैक करेगा, कैसे सोते हैं, मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या ये डाटा कलेक्ट करने के लिए, इस पे यकीन रखते हैं आप? नहीं, मुझे तो लगता है लोग पागल हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हो गए हैं, पूरी दुनिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां बना रही है बैठ के। हमारी एक बड़ी मशहूर एक्टर है, उनसे मेरी बहस हो गई, तो कहने लगी ये 5G का नेटवर्क बिछ रहा है, शुरू में जब कोरोना आया था। मैंने अच्छा। यार तुम लोग बिल्कुल, मैंने तुम लोग वही लोग हो ना जो कहते हो नील आर्मस्ट्रांग चांद पे नहीं उतरा था, कहती है ऑफ कोर्स। मैंने कहा ये मेरे 2 हाथ है, मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तो बड़ा साइंस पे यकीन रखता हूँ। अल्लाह मियां ने इतनी कमाल की कायनात बनाई है कि साइंस, हर चीज साइंस है, हर चीज अल्लाह मियां ने साइंस के जरिए बनाई हुई है। तो ये भी एक बीमारी थी जो कि इससे पहले भी हजारों साल दफा आ चुकी होगी, हजारों दफा आ चुकी होगी। जब आज एक 2000 साल पुराना होटल मिल गया जिसमें गर्म करने का खाना किस तरह होता था और मशरूबात कहाँ रखे जाते, 2000 साल पहले इटली में कहीं खुदाई हुई है, अभी आज ही सुन रहा था मैं। तो दुनिया में हर चीज हो चुकी है और दोबारा हो रही है, और मुस्लिम वर्ल्ड में भी और क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी और ज्यू वर्ल्ड में भी सब मानते हैं कि बीमारियां जो हैं वो होती हैं, इंसान की गफलत होती है, वो गफलत से जो है, क्योंकि कायनात में क्रिएशन तो अल्लाह मियां ने परफेक्ट बनाई है, इंसान उसको डिस्ट्रॉय करता है, इंसान उसमें जल्जलों के लिए वो लाइंस क्रिएट करता है और वो धमाके करता है अंडरग्राउंड, और इंसान जो है वो ओजोन लेयर खत्म कर रहा है, इंसान ये सब कुछ कर रहा है ना। अल्लाह मियां ने तो एक परफेक्ट कायनात बनाई है, परफेक्ट दुनिया, मतलब अभी तक तो एक ही डिस्कवर्ड प्लेनेट है ना ये वाला जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, हो सकता है ऐसे बेशुमार हो, लेकिन हमें तो एक का पता है। ये डिस्कवरीज तो हो रही हैं, काफी तरक्की कर ली है और इस पे मजीद नहीं कर रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम बस ये खुशी की बात ये है कि अगर फ्यूचर पास्ट वाला वो टाइम मशीन नहीं है फ्यूचर वाली, तो ये अच्छी बात ये है कि हम इस दौर में अभी 2020 में, अगर ये 2020 ही चल रहा है और ये 3020 तो नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, तो अच्छी बात ये कि आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, और हमें ये लग रहा है कि हम ये रियल टाइम चल रहा है जी, हमें ये लग रहा है कि रियल टाइम चल रहा है। हो सकता है ये 40,020 चल रहा हो, बेसिकली यू नेवर नो। तो वो बेसिकली ये साइंस है, मैं देखता रहता हूँ ज्योग्राफिक पे इधर उधर वगैरह, स्टीवन हॉकिंस की थ्योरी भी पढ़ ली है मैंने, अब्दुल सलाम साहब की भी पढ़ ली है, मैंने सबकी देखता रहता हूँ कि वो क्या सोचते क्या है बेसिकली। हालांकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे साइंस की अलबे नहीं आती, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। डॉक्यूमेंट्री मेरी फेवरेट है, और डॉक्यूमेंट्री आगे जाके बनाएंगे भी यार, ये समझ आती है मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाना भी। आखिर में आपसे जो है ना, मैं यूथ के लिए मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें, मैं अपने हर मेहमान से लेता हूँ क्योंकि यूथ हमारा फ्यूचर है। यार यूथ को मैं ये कहूंगा कि थोड़ी देर भाग दौड़ भी लो भाई, सही ना, थोड़ी देर स्टिक लेके निकलो, या कोई भी गेम खेलते हो, अमेरिकन फुटबॉल खेलते हो, तुम रग्बी खेलते हो, इवन आइस हॉकी खेलते हो, अगर कनाडा में हो तो आइस हॉकी बड़े मशहूर गेम है, खेलो खेलोगे तो इम्यून सिस्टम एक अच्छा सा बनेगा तुम्हारा, और आगे जाके ये कोरोना अगले 10 साल या 50 साल तक भी रह सकता है। इसकी शेप्स, इसकी चीजें चेंज होती रहेगी, ये अपनी स्टेजेस से निकलता रहेगा। अभी इंग्लैंड में एक नया कोरोना टाइप का आया है, हो सकता है जापान में कुछ और आए, पाकिस्तान में उसकी भी कोई बाप चीज आ जाए, तो फिर ये खत्म होगा, फिर लोग मरेंगे, फिर लोग जिंदा होंगे, फिर लोग और बढ़ेंगे, ये इस पे काम होता रहेगा। लेकिन अपना, मैं अभी भी मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं अभी भी जो हूँ प्रॉपर फुटबॉल मैच खेल सकता हूँ जाके। मैंने क्रिकेट मैच आज खेला, कल मेरा रात को फुटबॉल मैच था, कल रात को इसी टाइम पे,
प्रॉपर वाला फुटबॉल मैच, लगा हुआ मैच, जैसे नहीं कहते कराची में जो मतलब फुटसोल का लगा हुआ मैच जो था, मैं अभी भी खेल लेता हूँ। और मुझे पता है जो 20 साल का बच्चा है वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी करता हूँ सच, लेकिन मुझे मेरा दिल की धड़कन वही है स्पोर्ट्स। एक चीज से प्यार कर लो, एक दफा एक स्पोर्ट जरूर खेलो ताकि आप जिंदा रहो। सही। बाकी मुर्गी खा खा के तो सबके हार्मोन ही चेंज हो गए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मानी साहब, आपके मैसेज का, बहुत वेरी गुड मैसेज फॉर द यूथ। और हम आपको बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आपने मसरूफ टाइम में से निकाला, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उम्मीद काफी दिन से हो रहा था, काफी दिन से चल रहा था ये। जी आ रहे थे नहीं आ रहे थे। फाइनली वी मेड इट टुडे, और क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू सो मच। और आपके जो सारे प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली जो 4 मूवीज आ रही है, मिले तो बड़ी सरप्राइज है, आई एम वेरी एक्साइटेड। और इंशाल्लाह उसमें मेरा ये है कि मेरे जो बीच में 2-3 साल मिस हुए, जो मेरे एक भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद फिर मैं भी जरा लूज पड़ गया था, क्योंकि मैं सेठ बन के बैठा हुआ था, प्रोडक्शंस करता था और वो बनाता था जी। तो उसके बाद मुझे उठते उठते और फिर फिल्में बननी शुरू हुई, और मैंने किसी से मांगी नहीं फिल्में, वो खुद ही इत्तेफाक से मिलनी शुरू हो गई। और अभी मुझे 1-2 की और ऑफर हुई थी कि ये सब कोरोना आ गया, तो वो मेरे दिल से इसलिए करीब है क्योंकि मैंने बीच में काम नहीं किया, तो लोग मुझे विश करते हैं, लोग कहते हैं यार आप आ नहीं रहे। मुझे बहुत सवाल ये मिलता है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ गायब हो गए, आप आ नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, आऊंगा तो अच्छे तरीके से आऊंगा, कुछ नया करते हुए मिलूंगा। वो कहते हैं ना कुछ नया करें, आप कुछ नया नहीं कर रहे, ये भी एक सवाल हमारे मुल्क का होता है। हालांकि वो खुद भी वही कर रहे होते हैं सारी जिंदगी से जो कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल ये करते हैं कि आप कुछ नया करें। तो मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा कि अच्छा हो जाए। अच्छा होगा तो मेरी लाइफ और थोड़ी बढ़ जाएगी इस काम में। आप देखें, आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सच बोलते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बड़ी मदद करता है। आप कामयाबी की मंजिल आपने तय की, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इसमें भी जो है अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, आप दोनों को बहुत कामयाबी दे, और इसी तरह से जो है आप कामयाबी की मंजिलें तय करें। और शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुफ्तगू मानी भाई से पसंद आई होगी, और प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, खास तौर पे जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक सेकंड वेव ऑफ कोरोना अगर आपने देखना है, तारिक रोड आके देखें, ऐसा लगता है चांद रात है। अभी चलें तारिक रोड मेरे साथ, अभी इसी टाइम पे आए, दिखाता हूँ पाकिस्तान में कितना कोरोना है। सर वो कोरोना तो छोड़ दें आप, अगर आप ये बात करेंगे तो एक आम आदमी जब मरता है तो उसके लिए एसओपीज होती हैं, और अगर एक साहब मरे तो उस पे 1 मिलियन लोग जमा हो गए थे, और जो जलसे हो रहे हैं, तो ये डुअल पॉलिसी जो है एक। क्रिसमस कभी हो रही है आपकी, ये तो बताएं, क्रिसमस में क्या हुआ, ये तो बताएं, लोग जमा हुए थे बाहर। हमारी क्रिसमस से एक रात पहले लॉकडाउन था, और रिश्तेदारों को भी अपने रिश्तेदारों की यहाँ जाने की इजाजत नहीं थी, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन अगर इस प्रोग्राम में मैं आपको 2 मिनट में देता हूँ कि अगर कोई ट्रैवल आता है कनाडा में, तो गवर्नमेंट जो है वो 14 डेज क्वारंटीन का उसको जो है ना वो हुक्म देती है। और वो 14 डेज क्वारंटीन ऐसा होता है कि आपके यहाँ रोजाना ईमेल आती है, आप जो है वो उसको अपडेट करते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन, और रोजाना फोन आता है और वो पूछते हैं कि आप किस कमरे में, इंटरेक्शन नहीं है किसी फैमिली मेंबर से, आपको सप्लाईज मिल रही हैं, आपको जो है वो दवाइयां मिल रही हैं। उसके अलावा एक ईमेल आती है कि अगर आपने वायलेशन की तो $7.5 लाख जुर्माना है, 6 महीने की जेल है। और अगर आपने फोन मिस किया तो मैं नहीं आ रहा कनाडा नहीं आ रहा, पुलिस वाले घर पे भेज जाते। तो नहीं, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रॉपर एसओपीज का जो है यहाँ पे फॉलो अप होता है। और मसाजिद, आपका वाला बच्चा जो है वो हैंडसम है, आपका वाला रियल हैंडसम है, आपका जो है ना असली वाला हैंडसम वो है कैनेडियन जो है, अब वो अकलमंद भी है जी। तो एनीवे, तो ये एसओपीज हैं जिसकी वजह से जो है ना बावजूद नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो ये हम फॉलो करनी पड़ती हैं, और इसी से हम जो है वो सेव हो सकते हैं, जो कि एक बेसिक अच्छी बात है। तो नाज़रीन, अगेन एक मरतबा फिर इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।